हाँ जी, क्लास एट्थ। आज थोड़ा सा रिवीजन का पार्ट होने वाला है। नोट्स जैसा कि मैंने आपको पहले ही सेंड कर दिए थे ऑलरेडी, वो आपको रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है। उससे आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी और आप नेक्स्ट चैप्टर में काफ़ी अच्छा कुछ कर पाएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हमने बात की थी लास्ट सेशन में। ये रिवीजन वाला पार्ट होगा जो कि आपके एमसीक्यू हाफ ईयरली के एग्ज़ामिनेशन के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नोट्स ऑलरेडी सेंड कर दिए हैं, उनको रिवाइज करिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। हमने लास्ट सेशन में 4 चैप्टर ऑलमोस्ट कवर किए थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, पार्लियामेंट एंड मेकिंग लॉज। आपको ध्यान होगा ऑलरेडी वी हैव कवर्ड दीज 4 चैप्टर्स। ओके, सो टुडे हम डिस्कस, ये हमारा पूरा रिवीजन का पार्ट होने वाला है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये कहाँ से आ गया, ये कम्प्लीटली रिवीजन का पार्ट होने वाला है। ओके, और उसके अलावा मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस की थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया था लीगल फ्रेमवर्क है। सेक्युलरिज्म का मतलब भी बताया था मैंने, जहाँ पे रिलीजन की बात की जाए। सेकुलरिज्म का मतलब ही होता है रिलीजन, ठीक है, इसको कभी भी नहीं भूलना है आपको। सेकुलरिज्म का मतलब ही रिलीजन होता है, रिलीजन, इसको याद करो, बार बार याद करो, रिलीजन। पार्लियामेंट ने कौन कौन से लॉज बनाती है, पार्लियामेंट क्या होती है। पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। इन पे भी हमारा डिस्कशन लास्ट सेशन में हुआ था। हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है और अंडरस्टैंडिंग लॉज वगैरह, ये 4 चैप्टर आपके लगभग बेसिक कवर हुए थे। आज हम इन्हीं चैप्टर का बेसिक रिवीजन करेंगे जो कि हमारे एमसीक्यूज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। उसके अलावा हमारे अदर्स हाफ ईयरली एग्ज़ामिनेशन जो आने वाले हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा, तो आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पिता कहे जाते हैं, ये कभी भी नहीं भूलना है। बाबा साहिब डॉक्टर अंबेडकर इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं हम। की फीचर्स में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जो हैं उनको फादर कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। डॉक्टर अंबेडकर ने बिलीव्ड किया दैट हिज पार्टिसिपेशन इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हेल्प द शेड्यूल्ड कास्ट गेट सम सेफ गार्ड्स in the draft constitution, but he also stated that although the laws might act the scheduled caste still had reason to fear because the administration of these laws were in the hands of caste Hindu officer. He therefore urged scheduled caste to join the government as well as the civil services, ठीक है। उनने जो शेड्यूल्ड कास्ट जो थी, पिछड़ी जाति के जो लोग थे, जैसे मेहर कास्ट को वो बहुत सपोर्ट किया करते थे। तो डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर जो थे फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाते, इसको कभी नहीं भूलना है। कॉन्स्टिट्यूशन की जब भी बात होगी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ही नाम आएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी में भी हेल्प किया था। उसके अलावा शेड्यूल्ड कास्ट को ऊपर उठाने में इनने काफ़ी अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, ये आपको कभी भी नहीं भूलना है। उसके बाद हम बात कर लेंगे फंडामेंटल राइट्स की, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि भैया राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू इक्वलिटी। आप जानते होंगे राइट टू इक्वलिटी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स पहले पूरे अच्छे से समझ लीजिए क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। राइट टू इक्वलिटी में आपको आ जाएगा, देखो इक्वलिटी आ जाए तो ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही आएगा। फ्रीडम आ जाए तो भी फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही आएगा। 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वैसे 7 थे पहले। राइट टू प्रॉपर्टी को अमेंड कर दिया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत, ठीक है। तो अभी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। पहला है राइट टू इक्वलिटी, दूसरा है राइट टू फ्रीडम,
तीसरा ऐसे याद कर लो, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो देखिए 6 ब्रिटिश फीचर्स हैं। राइट टू इक्वलिटी की यदि बात की जाए तो राइट टू इक्वलिटीज़ में क्या आएगा, जिसमें सभी लोगों को इक्वल दर्जा है, किसी प्रकार का रेस्ट, कास्ट, क्रीड के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ठीक है, सबको इक्वल राइट्स है। इक्वल राइट्स किस चीज़ में, एजुकेशन में इक्वल राइट्स हो सकता है, आपका इक्वल राइट्स होगा लाइक आप कहीं भी जा सकते हो, घूमने की फ्रीडम है आपको, इमरजेंसी केसेस में कुछ हो सकता है लेकिन आपको घूमने की, स्पीच डिलीवर करने की फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम है आपको घूमने की। इक्वलिटी है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, आप जिस स्कूल में पढ़ते हो वहाँ कोई भेदभाव आपके साथ नहीं होगा। फ्रीडम, रिलीजन आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, उसी को तो हम सेकुलरिज्म बोलते हैं ना, जिस रिलीजन को चूज करने की हमारे पास जो टेंडेंसी है वो सेकुलरिज्म के अंतर्गत आएगी, इस बात को कभी भी नहीं भूलना है। यू नीड टू रिमेंबर दिस गाइज, ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग्स, ठीक है। तो राइट टू फ्रीडम में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जो बच्चे हैं, बच्चों के बीच में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, इस बात को कभी भी नहीं भूलना है, बच्चों के बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा, और मजदूरी वगैरह नहीं करने को प्रोत्साहित किया जाएगा। ये चीज़ें आपको रिमेंबर रखना है जो कि इम्पॉर्टेंट है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में आपको रिट दी जाती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हालांकि रिट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है। जब आप एग्ज़ाम दोगे, कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे, तो रिट को पढ़ने को बहुत इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए। और फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हो, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी संस्था आपको किसी पर्टिकुलर धर्म को फॉलो करने के लिए फोर्स नहीं करेगी। ये आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब बात करिए रोल ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। रोल ऑफ पार्लियामेंट की यदि बात की जाए तो मैंने जैसे कि बताया था आपको कि 2 हाउसेज होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को राजा जैसा हाउस होता है, जिसको बोलते हैं अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। राज्यसभा जो है अपर हाउस है, लोकसभा जो है लोअर हाउसेस है, इस चीज़ को कभी भी नहीं भूलना है। राज्यसभा और लोकसभा ये 2 होते हैं। हमने लास्ट सेशन में डिस्कस भी किए थे कि लोकसभा और राज्यसभा क्या होते हैं, इनके डिफरेंस वगैरह भी हमने डिस्कशन किया था, मेरे हिसाब से आपको याद होगा, ध्यान में होगा। आपको याद नहीं होगा तो हम एक बार फिर से दोबारा इनको रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। तो समझ लो, लोकसभा मतलब लोअर हाउस, राज्यसभा मतलब अपर हाउस, 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं। आपके एमसीक्यूज़ में भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि आपको याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं डिफरेंस की बात करूंगा, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा लोअर हाउस होता है, बता दिया। राज्यसभा अपर हाउस होता है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 होती है, इसको कभी नहीं भूलना है, एग्ज़ाम में, मेन एग्ज़ाम में आ जाएगा। और राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 होती है, और ये 530 मेंबर्स होते हैं स्टेट्स के, और इसमें 530 मेंबर्स होते हैं स्टेट्स के, याद रखना। कौन से में? लोकसभा में। 20 मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज़ के होते हैं, 2 मेंबर्स आंग्ल इंडियन कम्युनिटी होती है, जो कि कभी डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। एंग्लो इंडियंस होते हैं, जिनको अलग से ही कुछ अधिकार दिए गए हैं। प्रेसिडेंट प्रेसाइडेड बाय द स्पीकर, मेंबर इलेक्टेड, 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। लोकसभा में 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, राज्यसभा में 6 साल के लिए होते हैं। इसको प्रिजाइडेड करता है वाइस प्रेसिडेंट, इसको प्रिजाइडेड करता है स्पीकर, लोकसभा को स्पीकर करता है, इसको वाइस प्रेसिडेंट करता है। और राज्यसभा की मैक्सिमम सीट्स 250 होंगी, ये आपको कभी भी नहीं भूलना है। यू नीड टू रिमेंबर दिस गाइज। अब बात करेंगे सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट जैसे वो कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं ना, कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज आप ध्यान याद होगा आपको कि हर एरिया की एक कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है जहाँ पे एमएलएज वगैरह खड़े होते हैं, याद होगा। कंडक्ट इलेक्शन, द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज। जब इलेक्शन होता है तो वही तो होता है ना, काउंट द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी। हर एक पॉलिटिकल पार्टी से अपना अपना मेंबर्स बिलोंग करता है। गवर्नमेंट फॉर्म होती है एक पार्टी के द्वारा। बीजेपी एक पार्टी है, ऐसा थोड़ी बीजेपी कहीं से उठ के आ गई, बीजेपी एक पार्टी है, उसके द्वारा ही सारा देश चल रहा है। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशंस के ऊपर। तो ये हमने कुछ रिवीजन करने का फोकस किया। तो ऐसे ही आपको एमसी के लिए
कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट सेशन में कोशिश करेंगे चैप्टर्स करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक यू।